चलिए मित्रों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हमने अपने गणित की पेडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चन हल किए थे प्रैक्टिस सेट में। जैसे कि आप जानते हो, मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको मैं हर प्रैक्टिस सेट में दिया है, ठीक है। और यदि आपने उन प्रैक्टिस श्रृंखलाओं को नहीं देखा है तो कृपया आप हमारे पुराने वीडियो में प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे गणित के जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको पेडागोजी के लिए दिए गए हैं, कृपया देख लें। और आगे और भी जो विषय हैं उनको भी आप ज़रूर प्रैक्टिस सेट से कंप्लीट कर लें, ठीक है। चलिए अगले हम इस प्रैक्टिस सेट में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आंकड़ों का संग्रह नहीं है। आंकड़ों का संग्रह नहीं है तो चार ऑप्शन आपको पढ़ना होगा। पहला है निष्पक्षतावाद, दूसरा विश्वसनीयता, तीसरा प्रासंगिकता और चौथा है निरंतर चर, ठीक है। तो आपको बताना है चारों में से इसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा, निरंतर चर के लिए आंकड़ों का संग्रह नहीं किया जाता, बाकी सभी चीज़ों के लिए किया जाता है, निरंतर चर के लिए आंकड़ों का संग्रह नहीं किया जाता। चलिए अगली क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए, प्राथमिक स्तर पर पठन सिखाने के लिए आप किस सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर अगर आपको पठन सिखाना है तो आप किस सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं, फलालेन बोर्ड, विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, फ्लैश कार्ड, दिए गए सभी विकल्प। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि जो प्राथमिक स्तर के पर हमको पठन सिखाना है तो किस सामग्री का उपयोग करेंगे, तो वो हम करेंगे फ्लैश कार्ड का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? फ्लैश कार्ड का उपयोग करेंगे हम प्राथमिक स्तर के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक आकलन जो आमतौर पर पूरे पाठ्यक्रम में किया जाता है कहलाता है। तो आपको बताना है इन आकलनों में से पहला नैदानिक मूल्यांकन, रचनात्मक आकलन, सारांशिक मूल्यांकन, समसामयिक मूल्यांकन। तो आपको इन चारों में से बताना है कि जो आकलन आमतौर पर पूरे पाठ्यक्रम में उपयोग किया जाता है, तो बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ये होगा सारांशिक मूल्यांकन। सारांशिक मूल्यांकन जो है वो आमतौर पर पूरे पाठ्यक्रम में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ह्यूरिस्टिक का मतलब आपको बताना है। इसके पहले भी मैंने शायद कोई प्रैक्टिस सेट है उसमें मैंने ऑप्शन दूसरे थे, उसी हिसाब से मैंने पूछा था आपको। ह्यूरिस्टिक का मतलब आपको यहाँ पे बताना होगा। तो पहला होगा समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, चर्चा विधि, स्वानुभविक विधि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ उसका मतलब स्वानुभविक विधि, स्वानुभविक विधि ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रचनात्मक आकलन है खालिस्तान मूल्यांकन, अधिगम पर, अधिगम में, अधिगम के लिए, अधिगम की। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि रचनात्मक आकलन है खालिस्तान मूल्यांकन। मतलब आपको इसमें बताना है कि रचनात्मक आकलन अधिगम पर है, अधिगम में, या अधिगम के लिए, या अधिगम की। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, अधिगम के लिए। मित्रों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे संग्रह किए गए क्वेश्चन है ना, तो आपको ये किसी बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए कृपया करके मेरे पूरे प्रैक्टिस सेटों को ज़रूर लगा लें क्योंकि बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पहला है क्वेश्चन है गणित पढ़ाने की कौन सी विधि नहीं है। यहाँ बताना है ट्रांजिशन, दूसरा प्रत्यक्ष विधि, तीसरा जांच या व्याकरण। अब इन चारों ऑप्शन में से बताना है आपको कि गणित पढ़ाने की कौन सी विधि नहीं है। तो आपको बता दें इसका जो आंसर होगा ये जांच। ये जो जांच विधि है वो गणित पढ़ाने की विधि नहीं है। ट्रांजिशन, प्रत्यक्ष विधि, व्याकरण, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व भेद के कारण होते हैं ये तत्व जैविक संबंधित, पर्यावरण संबंधी, या स्कूल या स्वास्थ्य। आपको बताना है व्यक्तित्व भेद के कारण होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा जैविक संबंधित।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वास्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा जो अधिकतर खालिस्तान में उपयोग की जाती है और उपयोगी होती है, आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन पढ़कर बताना है। मिलान प्रकार आइटम, एकाधिक विकल्प आइटम, सही गलत आइटम या वर्गीकरण आइटम। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि वास्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा जो अधिकतर खालिस्तान में उपयोग की जाती है और उपयोगी है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दूसरे नंबर का, बी नंबर का, एकाधिक विकल्प आइटम। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए देखते हैं हम कि अगर कोई छात्र दूसरों से मिलने से बचता है, ठीक है, कोई छात्र है जो दूसरों से मिलने से बचता है, तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि उसे अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए या उसे समूह गतिविधियों में शामिल होना चाहिए या फिर उसे दूसरों से मिलने के लिए कहा जाना चाहिए या फिर लास्ट में है उसे अपने सहपाठियों से मिलने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। सटीक आंसर आपको यहाँ पे देना होगा। अगर कोई छात्र दूसरों से मिलने से बचता है तो यहाँ पे जो इसका जो सटीक आंसर और अच्छा आंसर हो जाएगा उसे समूह गतिविधियों में शामिल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, अगर बचता है तो उसे कोशिश करना है हमें कि उसे समूह गतिविधियों में शामिल होए और आगे शिक्षण को सीखे, है ना। सामाजिक रूप से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। जब तक बच्चा अन्य बच्चों के साथ खेलेगा नहीं, उठेगा नहीं, बैठेगा नहीं, बातचीत नहीं करेगा तो वो सीख नहीं पाएगा। इसलिए तो आपको बोलते हैं अनुवांशिक रूप से तो वो सीखता ही सीखता है सब कुछ, परंतु आधे में उसका सामाजिक और पर्यावरण से भी वो बच्चा बहुत कुछ सीखता है। देखिए समझने वाला क्वेश्चन एक और है। कथन पुरुष आमतौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं, क्या ये सही बात है? आपको बताना है। लिंग पक्षपात दिखाता है ये, या फिर बुद्धि के विभिन्न क्षेत्रों के लिए सच है या फिर सच है। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि भाई पुरुष आमतौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन बताना है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा पहला, लिंग पक्षपात दिखाता है। तो आपको बता दें कि पुरुष आमतौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होता है, ऐसा आप कह नहीं सकते, क्योंकि महिलाएं भी बुद्धिमान होती हैं और पुरुष भी बुद्धिमान होते हैं। बात ये रहती है कि कौन कितना अपनी बुद्धि का उपयोग करता है ये डिसाइड करता है ना। तो ऐसा हम कह नहीं सकते ये, क्योंकि अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो आप लिंग पक्षपात दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप बस समझ करके क्वेश्चनों को सुनिए, पढ़िए, है ना। और अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट में आप बोर हो रहे हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कठिनाई स्तर से सर बता रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि आज का जो लेवल हो गया है इसी प्रकार का लेवल हो गया है ना। तो आपको वीडियो पूरे देखना है और हर प्रश्नों को आप अगर नोट कर सकते हैं तो ज़रूर नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? ठीक है, अधिगम यानी सीखना, पढ़ना, है ना, पाठ्य क्रिया या पाठ व्यवस्था को सीखना, तो अधिगम उसको हम कहते हैं। तो अधिगम के लिए सच क्या है आपको बताना है। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, अधिगम के किसी भी स्तर पर अधिगम भावनात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। दूसरा, अधिगम मूल रूप से एक मानसिक गतिविधि है। तीसरा, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां इंगित करती हैं कि कोई सीख नहीं हुई। और चौथा होगा कि अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से और सकारात्मक और संतोषजनक है। तो यहाँ पे आपको सटीक और अच्छा आंसर जो लग रहा है वो लास्ट वाला आंसर लग रहा है। फिर से पढ़ते हैं कि अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। तो ये अधिगम की विशेषता यहाँ पे लास्ट वाली होगी। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एक शिक्षक का लक्ष्य क्या होना चाहिए आपको बताना है। एक शिक्षक है उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपको आंसर बताना है। विकास के सभी क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल विकसित करना, या फिर दूसरा बच्चों को सीखने में मदद करना, या तीसरा है व्यक्तिगत मतभेदों और सीखने की शैलियों को समझना, या दिए गए सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ
कि सटीक और अच्छे जो आंसर लग रहे हैं वो तीनों ही सही लग रहे हैं शिक्षक के लिए। शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए कि भाई विकास के सभी क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल विकसित करे, वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो या शिक्षा से संबंधित क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में वो शिक्षक का लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा, बच्चों को सीखने में मदद करना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत मतभेदों और सीखने की शैलियों को समझना है, तो ये शिक्षक की पूरी व्यवस्था मतलब विशेषता होंगी, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सभी विकल्प यहाँ पे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्रों को असाइनमेंट देना एक है, तो असाइनमेंट देना एक तकनीक है, सहायता है, शिक्षण का सिद्धांत या शिक्षण की कहावत। तो यहाँ पे बताना होगा कि छात्रों को असाइनमेंट देना क्या है। ये तकनीक है, एक क्या है, तकनीक है छात्रों को असाइनमेंट देना। चलिए मैथ्स के लास्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, ये आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। एक त्रिभुज ABC में सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, कहलाता है विषमबाहु, समद्विबाहु या समबाहु या समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे बताना है आपको ABC में सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है, तो सीधी सी बात है अगर अलग अलग होगी तो वो विषमबाहु त्रिभुज क्या होगा, ये कहलाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ में मैं इस प्रैक्टिस श्रृंखला को लेके आया था, और भी आगे मैं प्रैक्टिस श्रृंखला ऐसी लेके आऊँगा। मैं मानता हूँ कि पूरे प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी एक तैयारी होने वाली है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में अलग अलग है, एक क्वेश्चन को आप समझते हैं तो यहाँ पे 10 क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चले जाएगा, ठीक है। मेरे द्वारा अलग अलग बुकों से अलग अलग तरीके से मैंने क्वेश्चन को छाटा हूँ और आपके लिए हेल्प दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप कृपया करके इन क्वेश्चनों को पूरे लगाएं और लाभ लें, ठीक है। प्रैक्टिस सेट हर विषय की मैं दे रहा हूँ, हर विषय के प्रैक्टिस सेट आप लगाएं। चलिए दोस्तों, नमस्कार।